નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. તો શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી. પ્રશ્ન નંબર 1 અ कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए. पहलो सवाल, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है. उत्तर, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था. बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे. जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले उन्होंने उनकी उपेक्षा की. फल पाने की लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया. शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો સવાલ, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था. उत्तर, गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी. इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था. गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था. ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો સવાલ, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुभव उदाहरण है. उत्तर, शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे. देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी. उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था. उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया. उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2. अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछोगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताएं. उत्तर, अगर महात्मा गांधी मेरे स्वप्न में आए तो मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगा और बापू उनके निम्नलिखित उत्तर देंगे. मैं कहूँगा, बापूजी सत्य क्या है? गांधी जी कहेंगे, जिसका नाश कभी नहीं होता, जो अनंत और सदा भरोसे लायक है वही सत्य है. मैं कहूँगा, बापूजी क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है? गांधी जी कहते हैं, जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी जीव को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए. मैं कहूँगा, बापूजी आपने अपने व्यस्त जीवन में से अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाला? गांधी जी, मुझे कई बार लंबी लंबी जेल यात्राएं करनी पड़ी थी. उनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था. आत्मकथा का अधिकांश भाग जेल में ही लिखा गया. प्रश्न नंबर 3, संवाद को आगे बढ़ाइए जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो. रिया कहती है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील कहता है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था. रिया कहती है, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सुनील कहता है, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी. रिया कहती है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? सुनील कहता है, गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे. रिया कहती है, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? उत्तर, सुनील कहता है, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने वहाँ की सरकार की रंग भेद की नीति का विरोध किया. रिया कहती है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया? तो सुनील कहता है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने यहाँ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया. रिया कहती है, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बताया? सुनील कहता है, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बताया. रिया कहती है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? सुनील कहता है, गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया. रिया कहती है, गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? सुनील कहता है, गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चरखे को महत्व दिया. रिया कहती है, सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? सुनील कहता है, सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन किया. रिया कहती है, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? सुनील कहता है, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई.
रिया कहती है, गांधी जी की समाधि कहाँ है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है। सुनील कहता है, गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो અહીં આપણને એક ફકરો આપેલો છે, આ ફકરાને તમારે ધ્યાનપૂર્વક લખવાનો છે। ચાલો ત્યાર પછી હવે આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય। એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे। उत्तर, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। त्यार पछी जो बीजो सवाल, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्वार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। त्यार पछी जो त्रीजो सवाल, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई। उत्तर, शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वह मेहनत करने के अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई। त्यार पछी जो આપણે चौथो सवाल, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए। उत्तर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उसे शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો એક ફકરો આપેલો છે અને આ ફકરામાં કેટલાક શબ્દો નીચે અંડરલાઇન આપેલી છે। તો આ જે અંડરલાઇન આપેલા જે શબ્દો છે તે આપણે અહીં લખીશું અને તેના અર્થ પણ આપણે બાજુમાં દર્શાવીશું। જો પહેલું છે રીઢ, રીઢ એટલે કે મેરુદંડ। પછી છે અમિટ, અમિટ એટલે અટલ। ત્યાર પછી છે આધારશિલા એટલે કે નીવ। પછી આપેલું છે ખાદ એટલે જમીન का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। त्यार पछी छे पल्लवित एटले के विकसित, जिनमें पल्लव लगे हो। त्यार पछी सौरभ एटले के सुगंध। त्यार पछी छे सभ्य एटले के शिष्ट। शब्दों के अर्थ का शब्दकोश क्रम। तो आ प्रमाणे आ शब्दों शब्दकोशना क्रम में गोठवाशे। सर्वप्रथम आवशे अटल, त्यार पछी जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, त्यार पछी नीव, त्यार पछी मेरुदंड, त्यार पछी विकसित, त्यार पछी शिष्ट अने छेल्ले आवशे सुगंध। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। उत्तर, लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 4, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था।
जंगल के प्राणियों ने उनको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। तो જોઈએ આપણે આ कहानी। एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांग में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया है। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। दोस्तों, આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। બધા જ પાઠના એટલે કે હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના જે વિડીયો છે તેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ મળી જશે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો, બહેનપણીઓ, સખીઓ દરેકને મોકલજો, જેથી તેઓ પણ આ પાઠનો સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે।